अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस तो दरपेश हैं, लेकिन दिखाई ऐसे दे रहा है कि बहरान जो है वो मज़ीद गहरे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का मालियाती खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ज़ाहिर है इस हवाले से अब हुकूमत भी ये तस्लीम कर रही है कि ये मालियाती खसारा जो है ये यकीनन ऊंचाई की उस सतह पर होगा जिसके बारे में ये बात कही जा रही थी कि शायद उससे बचा जा सकता है, यानी 9% से ज़ायद। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि रेवेन्यू में कमी का अंदेशा है। तीसरी बात जो उभर कर सामने आ रही है और जो सबसे अहम चीज़ है जिसके सर पे पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि वो धक्का लगाते चले आ रही थी, वो पाकिस्तान के तरसीलात ज़र हैं। ज़ाहिर है बड़े पैमाने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेरोज़गार भी हुए हैं, वतन भी वापस आए हैं और ज़ाहिर है इस वक्त जो हमें तरसीलात ज़र में इजाफ़ा दिखाई दे रहा है ये उन पाकिस्तानियों की वजह से है जो अपना सब मालो मता समेट कर पाकिस्तान वापस आए हैं। हुकूमत इसके ऊपर यकीनन तसल्ली और तशफ़ी का इजहार ज़रूर करे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इसका क्रेडिट ज़रूर लें, लेकिन ज़रा बैन अल-अक़वामी एजेंसियों की रिपोर्ट्स जो हैं उनको भी देख लिया जाए जो ये बात कह रही हैं कि इस हवाले से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है आने वाले वक्त में वो मुतासर हो सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की एक अपनी सूरत हाल है। ये बात भी कही जाती है कि बरामदात जो हैं उनमें इजाफ़ा होगा। अगर ये स्टेटमेंट मान ली जाए कि बरामदात में इजाफ़ा होगा तो फिर हमें ये भी जवाब देना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर और कहाँ से और क्यों कर। ये जो सूरत हाल है ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है और ज़ाहिर है तकाज़ा करती है कि इस पे बात की जाए। मैं आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, पंजाब की साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहीं, लेकिन हमारे लिए मईशत पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। आयशा गौस पाशा साहब ये फरमाइएगा, अगर आपका मालियाती खसारा बढ़ रहा है, अगर आपके रेवेन्यू गिर रहे हैं, आपको अंदेशा है कि गिरेंगे और गिर भी रहे हैं, आपको तरसीलात ज़र में भी कमी का अंदेशा है, IMF का दबाव जो है वो चलिए दिसंबर तक कोरोना की वजह से आपके पास टाइम है, वो वापस आएगा। क्या आपको लगता है कि हुकूमत को एक मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो प्रॉब्लम्स को अभी जिसकी निशानदेही की है वो हमारे लिए एक मेजर क्राइसिस की नौइयत रखती हैं और पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक हम रिसेंटली ये देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स, उनकी ट्वीट्स, फिर हमारे एडवाइज़र ख़जाने के जो हैं उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट जो है वो इन रियलिटीज़ को पूरी तरह रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है। एक अजीब सी जिसे कहना चाहिए ऑप्टिमिज़म है कि सब चीज़ ठीक हो रही है, अब तो सही तरफ हम निकल गए, लेकिन हकीकत तो वैसी है जैसे आप बयान कर रहे हैं। देखिए, आपका मालियाती खसारा जो पहले शुरू में कह रहे थे 8.1 पर है, वो अब फिर बढ़ के चला गया है आगे 9% भी अगर है। हमारा तो अंदेशा है शायद इससे ज़्यादा हो सकता है, तो ये बड़ी जिसे कहना चाहिए कंसर्न वाली बात है। और रेमिटेंसेस जो सिल्वर लाइनिंग होती है हमारे लिए कि आपके हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को वापस भेजते हैं। हमने बड़ा सुना कि बहुत ही अच्छा उसमें इजाफ़ा हो गया, बड़ी ऑप्टिमिज़म थी, वह ज़बरदस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में। वो असल में वही था जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जिनकी नौकरियां नहीं रही थी वो वापस पैसा भेज रहे थे, जिनके पहर रखे हुए थे। और हमने ये एमनेस्टी स्कीम दी कि आन के आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे लगाएं, तो कुछ उन लोगों ने भी अपना पैसा ले लिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे लाने के लिए कुछ तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें थी, ये दर पे पायदार चीज़ें नहीं थी। मुझे ये लगता है कि आपकी बात कि हमें कुछ नया इकॉनमी के लिए पैकेज लाना पड़ेगा, ये इनएविटेबल सा लग रहा है, ये होना लग रहा है। इसलिए कि IMF ने तो सेकंड रिव्यू भी नहीं किया हमारा, तो वो जो FF प्रोग्राम है वो तो सस्पेंडेड है,
रुका हुआ है, इसलिए कि हुकूमत से जो कहा है IMF ने करने को वो अभी तक हुआ ही नहीं है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अपनी जो बिजली के नर्ख और गैस के नर्ख बढ़ाएं और टैक्सेशन की साइड पे भी, तो हम कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रही ये ऑप्टिमिज्म की बेसिस क्या है। अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा, आप चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आज वज़ीर आज़म जो हैं वो एक सेमिनार से भी ख़िताब कर रहे थे जो गैस के हवाले से था, और वो ये नवीद सुना रहे थे कि गैस का बड़ा शदीद बहरान आने वाला है, और जो ज़ाहिर है कि अगर नरखों में भी इजाफ़ा होता है, IMF का एक तकाज़ा है, और बिजली के नरखों में भी और गैस के नरखों में भी। अब तो सवाल ये पैदा हो गया है कि गैस दस्तयाब होगी कि नहीं होगी। तो ज़रा ये तो फरमाइएगा कि जो बरामदात में हम इजाफे की बात कर रहे हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं अगर ये दस्तयाब नहीं होंगे तो फिर आपका ये जो टेक्सटाइल का शोबा है ये भी क्या तीर मार लेगा? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो बातें कर रहे हैं ये रियलिटी से काफी दूर लगती है मुझे। मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन तक जा रही है वो ठीक नहीं है। गैस का बहरान है, किस गैस का बहरान है? इंडिजीनियस जो गैस हमारे यहाँ निकलती है उसका बहरान है। वो क्यों बहरान? इसलिए है कि सिंध के अंदर बहुत गैस है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसकी एक्सप्लोरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज ये बात करते हैं, मैंने सुना एडवाइजर साहब को बात करते हुए कि डिप्लीशन हो रही है गैस की और 100 MMC ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये पिछले कई 10 सालों से मैं इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, एक ही तरह से होती है, कभी 50-60 हो जाती है, कभी 100 हो जाती है। लेकिन होता यह है कि हमको 2 फील्ड नहीं आ जाती और हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो जो है ना वो काम चलता रहता। अब ये रिप्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि जब RLNG आ गया तब उसके अंदर क्या फवायद हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं या कोई और इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है या प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं कि यहाँ गैस की शॉर्टेज होगी तो हम और गैस ज्यादा इंपोर्टेड बेच सकेंगे, ऐसा कुछ मामला है। लेकिन इन मामलात को छोड़कर जो आपका सवाल है उसको मैं जवाब ये देता हूं कि देखिए, एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और ये मुल्क चलेगा और आगे बढ़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जिस डेफिसिट का हम आज शिकार हैं, गौस साहिबा जैसे कह रही थी कि 9% डेफिसिट के ऊपर हम जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क को क्या होगा? आप मुझे बताएं GDP का हमारी क्या होगा, आगे मामलात कैसे चलेंगे? और एक बात और जो गवर्नमेंट भूल रही है, मैं आपके तवज्जुह को मैं याद दिलाने कराना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड के जो हालात हैं, इसमें जितने इकोनॉमिक पंडित्स हैं दुनिया भर में, वो एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि दुनिया जो कोविड से पहले थी वो ये नहीं रहेगी और कंजप्शन जो है वो ड्रॉप होगा। कंजप्शन की जो बात करते हैं वो तकरीबन 40% कहते हैं कंजप्शन ड्रॉप होगा। अब जब ड्रॉप होगा तो किन मार्केट्स की बात हो रही है? यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारी 2 मेजर मंडियां हैं। सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन, सेकंड नंबर पे US। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 40% की कमी होती है तो आप बताएं हम कौन से एक्सपोर्ट के इजाफे की बात कर रहे हैं? अगर हम इजाफे की बात कर रहे हैं तो कैसे इजाफा होगा? 6 मुल्क हैं सप्लाई करने वाले उनको मेजर, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम और पाकिस्तान। अगर हम इन 6 मुल्कों के दरमियान फियर्स कंपटीशन होगा आगे आने वाले वक्तों में, और वो कंपटीशन किसका होगा? प्राइस का। और प्राइस कैसे डिटरमिन होगी? जब आपके रॉ मटेरियल्स उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश विद नॉट ग्रोइंग अ सिंगल केजी ऑफ कॉटन $38 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अपने मुल्क से। जब वो $38 बिलियन कहां से करता है? उसके सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। बांग्लादेश के अंदर 10% कैश इंसेंटिव्स है। गैस हमारे से आधे से ज्यादा कम दाम में है और आज हम यहाँ ये बात करते हैं कि वेकॉक के अंदर हम RLNG को भी डालेंगे। भाई, सिंध के अंदर 2600 MMCF गैस निकलती है। आर्टिकल 158 कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल क्लियर है कि ये जिस सूबे से निकलेगी उनका पहले हक होगा। तो अगर हमको 1200-1250 MMCF गैस मिल रही है, हमारी रिक्वायरमेंट 1500 से 1600 है, ऑलरेडी हमारा शॉर्टफॉल 250 से 300 है और हम आज कराची से, और नंबर्स देखें कराची से 54% मुल्क का एक्सपोर्ट होता है। 54% ऑफ द इंटायर कंट्री का एक्सपोर्ट कराची में मैन्युफैक्चर होता है। तो इसका मतलब ये है कि कराची को हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ये जो रेट है इसके अंदर अगर आप वेकॉक के अंदर RLNG को मिक्स करेंगे तो आज तो $6.5-7 के दाम है। कल ये इससे पहले ये $11 को भी हम देख चुके हैं। इसका मतलब ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट 20%
escalation in the tariff of gas. ठीक है, मैं जुबैर साहब आता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब ये फरमाइएगा आयशा गौस पाशा साहब, गुजारिश ये है कि मसाइल अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है कि ये टेक्सटाइल सेक्टर है, इसको कॉटन चाहिए। कॉटन ऑलरेडी हमारे जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है और हम इंपोर्ट की तरफ हमें जाना है। अब फ्लड्स आ गए हैं, जो थी वो भी मज़ीद उसके अंदर 30 से 40% कमी का सिलसिला है। वन सेक्टर ओरिएंटेड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी 62% ऑफ द टोटल शेयर। तो हम अगर हम कहते हैं कि ये डॉलर कमाने हैं तो कहाँ से कमाने हैं, किस तरीके से कमाने हैं, कोई ये सोच रहा है, कोई ये बता रहा है? देखिए, एक्सपोर्ट्स जो है हमारा एक बहुत ही बड़ा फेलियर रहा है। ये कहने में मेरे ख्याल से किसी को कोई झिझक होनी नहीं चाहिए। ये रियलिटी हमारे आंखों के सामने। अभी ये जो कोट किया गया है ये वाकई सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश, जहाँ के कोई भी टेक्सटाइल नहीं होती, हम तो कहने को यहाँ का जैसे कहने चाहिए कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट थे पूरी, वो 38 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है और हमारी पूरी एक्सपोर्ट के मिकदार आप देख लें, उसकी वैल्यू आप देख लें। तो हमने दो चीज़ों में एब्सोल्यूट फेलियर, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ना कोई रुझान रहा। वही 4-5 मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, हम सारा वक्त उसी पे बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे कोई बात नहीं करते। एक दूसरा, वही हमारी लगी बंदी मार्केट्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, हम उसकी डाइवर्सिफिकेशन की भी बात नहीं करते। जो काम करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। अब उस पे सोने पे सुहागा क्या है कि जो 5 थी एक्सपोर्ट्स, आपने उनको भी जैसे कहने चाहिए कुछ नहीं करके दिया। एक तरफ आप कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप उनको एनर्जी का रेट वो दे रहे होते हैं कि जो आसमान से बातें कर रहा होता है। फिर आपने ये किया, गैस और इलेक्ट्रिक रेट कम कर दिए कि चलो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, तो आपने उन पे टैक्सेस लगा दिए। टेक्सटाइल की बात ले लें आप कि टैक्स रिफंड ही नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों को लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, इन्वेस्टर कहाँ से लेकर आएगा? जो आपकी पूरी रिजीम है वो जैसे कहने चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं। जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, मैक्रो पॉलिसीज़ हों, वो मुझे नहीं लगता कि हम इस वक्त तय कर पाएँ कि हमने एक्सपोर्ट्स पे किस तरह काम करना और किस तरह पेशरफ्त करनी है। ये फुकदान है और बातें ही बातें नज़र आ रही हैं, एक्शन हमें कुछ नज़र नहीं आया। इसमें एक चीज़ और फिर मैं चाहता हूँ जो आप ये बात करें, क्या हमारी टैक्सेशन रजीम जो है वो क्या बिज़नेस फ्रेंडली है, बिज़नेस ओरिएंटेड है कि उसके नतीजे में किसी भी नौइयत का कोई भी कारोबार जो है वो फ़रोग़ पा सके? देखिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरा आंसर तो ये है कि नहीं। टैक्सेशन स्ट्रक्चर आप उठा के देख लें, जिस तरह का टैक्स बेस की डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए। हम इस वक्त भी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा इतना कम है कि चलो वो तो अलग की बात है, वो तो जाहिर है हमारे पास वसाइल ही नहीं है, तो हम इनको इंसेंटिव कहाँ से देंगे? जो बिजनेसमैन या ट्रेडर मांग रहे हैं या मैन्युफैक्चरर्स मांग रहे हैं या एक्सपोर्टर मांग रहा है, उसको इंसेंटिव देने के लिए आपके पास पैसे चाहिए। वो पैसे तो आपका टैक्स सिस्टम यील्ड ही नहीं कर रहा, वो तो मिल ही नहीं रहे हमें। लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त टैक्स सिस्टम, जब आप विद होल्डिंग टैक्सेस जिस तरह से आप लगा रहे हैं, आपकी सारी डायरेक्ट टैक्सेस की रिजीम विद होल्डिंग टैक्सेस पे मुनहसर होगी तकरीबन 70%। तो कैसे होगा? आपके पास जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, ये जो रियल इस्टेट इतनी ज़्यादा ज़मीनें लेके लोग डाल देते हैं, आप उसको बिल्कुल छूट दे रहे हैं। जो कुछ बेचारा टैक्स पेयर शराफत से टैक्स दे रहा है, आप उसी को ओवरबर्डन किए दे रहे हैं। तो कैसे चलेगा बिज़नेस, कैसे चलेगा? और अब एक नई रुझान जो निकला है, चाहे वो FATF के कहने ही की वजह से निकल रहा हो, जिस पे हम ज़रा आजकल बहस भी हो रही है असेंबली में बहुत ज़्यादा, कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन की रिजीम लेकर आ रहे हैं, हम सब डॉक्यूमेंटेशन को अग्री करते हैं कि ब्लैक इकॉनमी कम हो। किस तरह करनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन? मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट करना है या इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है? तो आप उस तरफ भी तो रुझान देना। जो इस वक्त इन्होंने किया है, जो रिटेल सेक्टर को ख़त्म किया, और अब नए जो कवानीन कुछ आने को हैं, उससे तो लग रहा है और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म होगी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डर है कि ऐसी इस्लाहात आ रही हैं FATF को लेकर कि जिसके नतीजे में बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो या सनतकार कम्युनिटी या जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं वो खाइफ हैं उससे? देखिए जी, हम खाइफ किसी तरह के इस्लाहात से नहीं है। FBR में इस्लाहात आनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन वो प्रैग्मेटिक होने चाहिए, वो बिजनेस फ्रेंडली होने चाहिए, वो हैरेसमेंट का एलिमेंट लेकर ना आए। अगर वो पॉजिटिव हैं तो मैं ये समझता हूं कि आटे में नमक के बराबर ही लोग होते हैं जो इससे खौफजदा होते हैं। अगर टैक्स की जो लाइबिलिटी मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर जो ड्यू है वो मुझे भरनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, इसमें कोई दो बातें नहीं है। अगर कोई नहीं भरना चाहता तो मैं उसके साथ मुझे उससे हमदर्दी है सिर्फ। लेकिन रिफॉर्म्स किस लिए चाहिए? हम रिफॉर्म्स आज दुनिया में जो रिफॉर्म्स आते हैं वो आते हैं मिनिमम कॉन्टैक्ट बिटवीन टैक्स कलेक्टर एंड टैक्स पेयर। ये रिफॉर्म चाहिए हमें करप्शन खत्म होनी चाहिए। हमारे पास जो कायदे कवानीन है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि ये इस इनकम के ऊपर ये टैक्स है, इस पे ये है, इसको इस तरह से लागू होगा और इसकी ये पेनल्टीज हैं। अगर ये क्लियरेंस के साथ और इस ऑप्टिमिज्म के साथ आते हैं कि हम इस टैक्सेस से जो लोग टैक्स, आज पता है आधे लोग टैक्स क्यों नहीं भरते? नदीम साहब मैं आपको बताऊं, वो टैक्सेस नहीं भरते, वो नहीं भरता, मैं क्यों भरूं? आज ये पोजीशन है। अगर हम इस निजाम को इस तरह से ट्रांसपेरेंट करने में कामयाब होते हैं कि भाई ये सब इक्वल भर रहे हैं, मैं भी भर रहा हूं, मेरा हमसाया भी भर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर भी भर रहा है, अगर ये इस तरह से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह के रिफॉर्म्स, ठीक है, मैं जरा अब छोटे छोटे बहुत से सवालात हैं। आयशा साहब ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग आने वाले हफ्तों में मुतासिर होती है तो पाकिस्तान को कितना उससे असर पड़ता है? देखिए, मेरी तो अपना ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, बहुत ज़्यादा। और हम इस वक्त ज़रा वल्नरेबल पोजीशन में हैं। मुझे ज़रा खुल के अगर बात करने की इजाज़त हो, देखिए क्या हो रहा है इस वक्त। IMF का स्टैंड बाय जो EFF प्रोग्राम है वो तो सस्पेंडेड है। उसमें आप जब तक पूरे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी आपका एक क्वेश्चन मार्क ही इस वक्त लगा हुआ है। जो उन्होंने दिया है वो कोविड से रिलेटेड $1.4 बिलियन रिलीज़ किए, बट जो आपका रेगुलर 6 बिलियन का प्रोग्राम था वो तो सस्पेंडेड है इस वक्त। वो तो फरवरी से उससे आगे बात ही नहीं बढ़ी, वो सस्पेंडेड है। उस पर आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। देखिए, मैं गुजारिश करूं, देखिए हमें IMF से हमें बेहतर निगोशिएट करना चाहिए था। प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 6 बिलियन आ रहे हैं, बट इसलिए कि उसकी वजह से जो बाकी हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, हमारी क्रेडिट रेटिंग है, वो बेहतर होती है। अब आप बात कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग की, अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई हमें धचका पहुँचता है, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने खुद निशानदेही की एक्सपोर्ट से हमारी इनकम हो नहीं रही, रिमिटेंसेस पे हमारा आउटलुक जो है कि किस तरह वो हमारा अच्छा है नहीं, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? हम कहाँ से डेट रीपे करेंगे? हम कैसे अपना ट्रेड के पेमेंट्स किया करेंगे? तो हमें इंटरनेशनल फंडिंग डॉलर्स चाहिए। और अगर ये रेटिंग हमारी ख़राब हो जाती है तो जाहिर है हमें फिर वो लेने में मुश्किल होगी, और या फिर यूँ कहें कि अगर मिल भी गए तो बहुत हमें महंगे दामों मिलेंगे। अब इसमें ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ जो ये है कि बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। ज़ाहिर है आप कराची में बैठे हुए आज, जैसे आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा बरामदात आपके यहाँ से होती हैं, और ज़ाहिर है कि एक बिज़नेस हब भी है। अब कितना स्लो डाउन हुआ है और कितना जो है कारोबार बंद हुआ है, और आप कितना असर देख रहे हैं, ज़रा ये सूरत हाल तो वाज़ेह हो। मैं तो कहता हूं कि ये जो जनवरी से जो साल शुरू हुआ है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। अभी आज तक इतने प्रॉब्लम हैं इंडस्ट्री को। देखिए, पहले कोविड आया और 2.5 महीने कम से कम इंडस्ट्री बंद रही, उसके हमने तनख्वाहें दी हैं, लेबर्स को हमने संभाला है, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, किधर से पोजीशन होगी। इसके बाद वो कोविड के असरात थोड़े से खत्म हुए, इंडस्ट्री शुरू हुई, आहिस्ता 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 करती हुई, तो जो है ना हम जो है ना उसको अंदर हमने चलने लगे तो बारिशें आ गई। और इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से मैं बात करता हूँ
कि इंडस्ट्रियल एरिया की ये हाल है जहां मैं बैठा हूं, मैं अपनी फैक्ट्री पे भी नहीं जा सकता। इस कदर रोड खराब हैं, 40 फुट के ट्रोले उल्टे हो रहे हैं, हर जगह रोड सड़कें सब तबाह हाल हो गई हैं। यहाँ ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। और अगर इंडस्ट्रियल एरियाज का हाल रहा तो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में आज सिर्फ बारिशों की वजह से मैं समझता हूँ 30 से 40% प्रोडक्शन कम हो रहा है। और ये इतना बड़ा जुल्म है कि हम समझ नहीं सकते कि क्या होगा कराची के अंदर। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को कि उन्होंने 1100 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया है वो इंतहाई खुशाइन है। कम से कम लोगों की जो है ना आस एक बंदी है कि अब इंशाअल्लाह ताला कराची के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। सिविक कम्युनिटीज के हवाले से जो इतनी जबूहाली हो गई है, जो पानी भरे हुए हैं, मैं आता हूँ जुबैर साहब, मैंने जल्दी ये आप जरा, मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। मैंने जरा एक ये जल्दी से करनी है, एक दो चीज़ें हैं। अब इसमें ये फरमाइएगा आयशा साहिबा कि टैक्स रेवेन्यू ये भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। अच्छा, अगर मालियाती खसारा इतना ज़्यादा हो जाता है तो हमें कोई कभी भी नहीं बताता कि इसको ब्रिज आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर ये आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। इस वक्त जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है उसमें आप रेवेन्यू पे ग्रोथ कहाँ से लेकर आएंगे? एक तो ये तो कोई अच्छा वक्त भी नहीं है कि आप रेवेन्यू की ग्रोथ पे इतना ज़्यादा फोकस करें। अभी तो इकॉनमी की एक्टिविटी बड़ी नहीं है। जो सेक्टर्स आप बेचारे टैक्स कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो आप उसका हाल देख लें। 15 में से तो पता नहीं कितने 9 सेक्टर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ऐसे ही बैठे हुए हैं जिसमें कोई तकरीबन ग्रोथ ही कुछ नहीं है, नेगेटिव है तकरीबन। अब हम कहाँ से निकालेंगे रेवेन्यू? ये टाइम नहीं है रेवेन्यू उस पर फोकस करने का, ये टाइम है कंसोलिडेशन करने का। आपको ये चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा? हमारे पास ऑप्शन ये रहा कि आप बोरो करें या फिर आप एक्सपेंडिचर कट्स करें। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि एक्सपेंडिचर कट आपको समझदारी से करने की ज़रूरत है। आपके पास कोई इसके अलावा चारा नहीं है। जब रेवेन्यू नहीं बढ़ते, या तो आप अपना जो अखराजात हैं उसको कम करते हैं या फिर आप कर्जाजात बढ़ाते हैं। इसके अलावा तो कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं। आपको दोनों फ्रंट पे काम करना है। आपने अपने अखराजात भी कम करने, सेंसिबली कम करने। इस वक्त जो हमने देखिए, कोविड के बाद रिलीफ का काम और इंसेंटिव का काम आपने कम नहीं करना, आपने समझदारी से कम करना है। एक बहुत बड़ा एरिया डेट मैनेजमेंट का है जो इस मुल्क पे हम फोकस इनफ नहीं करते उस पर, कि जो कर्जाजात आप उठा रहे हैं वो किस तरह के आप कर्ज़े उठा रहे हैं। आपको यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं, जो पिछले साल इन्होंने कर्ज़े बढ़ाए सिर्फ अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, जो सूद की पेमेंट है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरह सूद जो है उसको 6% से उठा के 13.25% पे ले गए। तो क्या हुआ? जो गवर्नमेंट के कर्जाजात की पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। दूसरी तरफ जब इतनी तेज़ी से इन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए गिराया, डिवैल्यूएशन किया इतनी तेज़ रफ्तारी से, इतनी ज़्यादा, तो उससे क्या हुआ? हमारे बैनुल अक़वामी कर्जाजात जो थे उसकी रीपेमेंट बढ़ गई। तो ये डेट की वजह से, यानी कर्जाजात की पेमेंट की वजह से जो हमारे पर खर्चे बढ़े, इसका ज़ोर हमें तोड़ना है। ये अब इतना बड़ा है, ये कैसे? आपने क्यों मिसमैनेज किया? आपको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के रिफॉर्म नहीं होने चाहिए। एक रिफॉर्म का तरीक़ाकार होता है, आपको चीज़ों को ठीक करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। आपने तो इतना बड़ा खसारा कर दिया है कि आज का ज़माना वो है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सराय सूद देखते हैं और आप डिफेंस निकाल लें तो गवर्नमेंट को बोरो के अलावा तो सारा तनख्वाही देने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। अब इसमें जुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, मतलब हमें भी नज़र आ रही है बैन अक़वामी सतह पर जो डिमांड होगी वो यकीनन कम होगी, कंजप्शन कम होगी। हमारे पास बड़े लिमिटेड एवेन्यूज़ हैं बरामदात के। तो ये जो तंगी आ रही है ये कितनी मुश्किल है और ऑप्शन क्या है? देखिए जी, इसका ऑप्शन ये है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सिंपल वन लाइनर इसका ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, प्राइस वॉर जब होगी तो कौन जीतेगा? प्राइस वॉर में क्वालिटी तो एक है ही, क्योंकि हम जो है ना, वो कोई मोनोपोली हमारी नहीं है। वी आर नॉट कोई हमारी मोनोपोली कोई भी नहीं है। हम मैन्युफैक्चरर खुद नहीं है, हम दूसरे के मैन्युफैक्चरर हैं। हमको तो ये भी लगाना पड़ता है कि में कितने मक्खी होंगे सिलाई के अंदर।
हमारा नहीं, उसका प्राइस टैग लगाते हैं और ब्रांड नेम जो होता है उसके लिए हम सीते हैं, हम उसके लिए माल बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। लिहाजा हमारी चॉइसेस नहीं है, हमारे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड है, तो हमको प्राइस वॉर में एंटर होना ही पड़ेगा। जब प्राइस वॉर में एंटर होंगे तो मिसाल के तौर लिवाइस जीन्स ले रहा है और अगर बांग्लादेश 4.5 की देता है, मेरे को 5 से नीचे बारे में नहीं आता, तो मेरा ऑर्डर चला जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके लिए हमको उसको $4.5 पे उसकी कॉस्ट को लाना जरूरी है, और उसको लाने का तरीका ये है जो बांग्लादेश ने किया हुआ है। अगर अब बांग्लादेश के तरीके को वो अपने एक्सपोर्टर की कॉस्ट को देखता है और उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव देते हैं, उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेस है। मैंने कॉमर्स मिनिस्टर बांग्लादेश से कहा कि मैंने बोला ये जो आपकी जो प्राइसेस हैं गैस की, ये तो क्रिमिनली लो है। तो उन्होंने कहा जी हम इतनी बड़ी आवाम को घर पे बैठकर खाना नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं काम पे लगे, और हमें पता है कि ये जो है ना ये हम इसके अंदर नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये नुकसान हम अपने गरीबों को सब्सिडाइज कर रहे हैं उनका घर चलाने के लिए, ताकि ये मिलें चलें, हमारा एक्सपोर्ट होगा और हम आगे उसको देंगे। अब इस सोच के आगे हमारी सोच को अगर आप कंपेयर करें तो क्या है, मैं ये कहता हूं कि आप जितनी आपके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, चाहे आप इसको फंडामेंटलिज्म कहें, एक्सट्रीमिज्म कहें, दे आर ऑल आउट ऑफ एम्प्टी स्टमक। आप इनको खाना दें, खाना जब भी दे सकते हैं, हाथ से जब खाना देंगे तो वो भिखारी बनते हैं। आपको खाना देना है, वो मेहनत करके कमाएं। और मैं आता हूं जुबैर साहब जी, अब इसमें ये फरमाइएगा आयशा साहबा कि हमारे पास ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या ऑप्शंस हैं कि हम क्यों हुकूमत जो है वो उस तरफ नहीं जा रही है। अगर हम IMF की बात मान लेते हैं तो क्या हम 24% बिजली की कीमत बढ़ाएंगे? क्या हम गैस की उस प्रोपोर्शनेट कीमत बढ़ाएंगे? क्या हम जो टैक्सेशन की रिफॉर्म्स जिनका वो तकाजा कर रहे हैं वो करेंगे और उसके नतीजे में हम स्ट्रेंगुलेट होंगे? क्या होगा? देखिए, हमारे पास ऑप्शन कोई भी आसान नहीं है। जब आसान ऑप्शन का वक्त था पहले कोई 2 साल पहले, उस वक्त हमने अच्छा निगोशिएट नहीं किया IMF से। हमें कर लेना चाहिए था। एक तो हमें पहले चला जाना चाहिए था IMF के पास, दूसरा हमें एक अपने आप एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बना के उनके पास ले जाना चाहिए था, और उनकी ये शराइत माननी चाहिए ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपने एक दफ़ा और एक अपॉर्चुनिटी खोई। जब सारी दुनिया कोविड में पड़ गई थी और हम भी पड़े हुए थे, और सारी दुनिया की ये कह रही थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उठाना है, आपको उस वक्त IMF से बात करनी चाहिए थी ना कि आप हमें ब्रेक दें। हम $1.4 लेके खुश हो गए थे ना, एक रिलीफ मिल गया था ना। फिर से एक अपॉर्चुनिटी चीन से भी पैसा आ गया, उधर से $3 अरब आ गए, हमने कहा ठीक है। देखिए ना, एक अपॉर्चुनिटी फिर खो गई। आपने उनसे कहना चाहिए था हमें रिकवरी का टाइम दो। ये जो आप कह रहे हैं हम खुद करके दिखाएंगे आपको, आप हमें टाइम दें, और हमें उस वक्त इससे बेटर निगोशिएट करना चाहिए। ना ये कि आप चीन से $1 बिलियन ले लें, सऊदी अरेबिया से कुछ यहाँ ले लें। देखिए, ये सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड नहीं है। आपको ये उस वक्त चाहिए था, आपने फिर से अपॉर्चुनिटी खो दी। अब मेरा गुजारिश ये है कि अगर आप अब IMF की बात नहीं सुनते, आप अभी भी बैठें, आप उनको समझाएं, उनको आप फिर से एक प्रोग्राम दें और उनसे निगोशिएट करें बेहतर, और ज़रा ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ कि जिससे आपका कारोबार चल सके, आपका एक्सपोर्ट बढ़ सके, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके मुल्क में। इसके अलावा कोई 2-4 बात नहीं है। ये जो अभी आप बात करें एनर्जी की, ये बिल्कुल बात इनकी मुनासिब है। देखिए, मैं इस वक्त थोड़ा सा इनोवेटिव होके, यानी थोड़ा सा बोल्ड है ये, बट मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त आप IMF की ये सारी बातें मानना कि इतना प्राइमरी सरप्लस करें, ये सब कुछ छोड़ें। इस वक्त हमें एक्टिविटी को इकोनॉमिक बढ़ाना है। इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स रेवेन्यू भी आएगा, बात भी आगे बढ़ेगी। आप इंसेंटिव दीजिए एक्सपोर्ट्स को और बात आगे बढ़ाइए। अब जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि हम जो ये बात कर रहे हैं बरामदात को बढ़ाने की, मतलब टेक्सटाइल के सर पे हम कब तक ये ख्वाब देखते रहेंगे? टेक्सटाइल की भी तो एक लिमिट है ना, उस शोबे का भी एक एंड है। उसके बाद आप अगर उसकी पोटेंशियल या कैपेसिटी जो है वो 10-12 अरब डॉलर की है, उसको आप कितना, आप उसको $100 अरब कर सकते हैं, 50 अरब डॉलर कर सकते हैं। मतलब हम क्यों इस मिथ में से नहीं निकल रहे? नदीम साहब, मैं आपको समझाऊं। देखें, टेक्सटाइल का एक बड़ा अलमिया ये है पाकिस्तान में कि आज भी हम रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। हम रुई भी बेचते हैं, हम यान भी बेचते हैं, हम ग्रे क्लॉथ भी बेचते हैं। ये जो है ना, जब आप रुई की बात करते हैं और जब इसको गारमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 7 स्टेजेस से ये गुजरता है, और मिनिमम वैल्यू एडिशन उसका 6 टाइम्स
को निकाल दें तो हमने उसकी कैलकुलेशन की है कि हमारे यहाँ अगर 12 मिलियन बेल्स होती हैं तो हम हर मिलियन बेल्स का 1.3 बिलियन डॉलर फेच करते हैं। 1 मिलियन बेल्स इक्वल टू 1.37 बिलियन। बांग्लादेश इसी 1 मिलियन बेल्स का 6 बिलियन डॉलर फेच करता है, इसलिए कि वो ग्रे क्लॉथ नहीं बेचता, वो वैल्यू एडेड आइटम्स को बेचता है और उसको लेके जाता है। लेकिन जुबैर साहब, वो वैल्यू एडिशन किसने करनी है? वो वैल्यू एडिशन आप लोगों ने ही करनी है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? लोगों के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है कि वो समझते हैं कि टेक्सटाइल के कर रहा है। मैं ये कहता हूं कि जो कि हमारे 13 मिलियन बेल्स होती हैं, अगर हम 10 मिलियन बेल्स को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए वैल्यू एडेड में, तो हमारा सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर बनता है। देख लें उसको यहां बनता है। मैं इसके अंदर बिल्कुल आपके हक बजानिब हूं कि सिर्फ टेक्सटाइल को कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने जोर लगाकर पिछली गवर्नमेंट में टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री अलग बनाई, ताकि टेक्सटाइल का मिनिस्टर अलग हो, अपना हम करें। बाकी दुनिया भर की चीजें हैं, टेक्सटाइल को छोड़ के कोई मतलब हजारों आइटम है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, मैं जी जुबैर साहब, मेरे पास क्योंकि टाइम अब थोड़ा रह गया है, मैं आता हूं जुबैर साहब। इसमें आयशा साहब ये फरमाइएगा कि हम ये जो डॉलर के मुकाबले में रुपया लुढ़कता है और लुढ़क रहा है, और जिस जगह पे आज करेंसीज पहुंच गई हैं, चाहे पाउंड हो, यूरो हो, डॉलर हो, सारों की सारी जाहिर है कि मतलब ये कैसे इसको उस कोई इम्कान है कि कोई कंपेटिटिव सतह पे आ जाएगा कि नहीं? देखिए, सिलसिला ये है, अगर आप IMF के प्रोजेक्शंस देखते हैं तो मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन उसमें तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उसमें तो हमें मज़ीद स्लाइड डाउन नज़र आता है, यानी मज़ीद कदर गिरेगी रुपए की, वो नज़र आ रहा है हमें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब गवर्नमेंट अपने जो बाहर के बैरूनी मुल्क की हमें करेंसी की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, वो कैसे अरेंज करती है। इसमें आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट करने होंगे, इसको आपको बेहतर मैनेज भी करना होगा। अगर आप मांगना ही है ना, कशकौल ही पिलाना है ना, और IMF से बेहतर डील करनी है, मांगना है। हम उस नौबती पे आ गए, हम क्या करें? एक्सपोर्टर्स को आप बूस्ट दीजिए, उनसे कहें लेकर आओ, इनको इंसेंटिव दें, इनसे कहें कि हम तुम्हें स्टैंडर्ड पॉलिसी देते हैं, पॉलिसी की कंटिन्यूटी होती है, हम तुम्हें कंपेटिटिव रेट्स देते हैं, लाओ एक्सपोर्ट करके दो। गिव पुट देम ऑन द स्पॉट कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमें गारंटी करेंगे। और हमें इस तरह के, अब देखिए ना, हम जब इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। वही है, हम वही अपने 20-24 बिलियन एक्सपोर्ट्स पे अटके रहेंगे, कुछ थोड़ा ऊपर कुछ थोड़ा नीचे। इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं निकलेगा ना। लेकिन हमें अब हम डेट ट्रैप में तो ऐसे फंस गए कि हमारा तो कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, ज़रा मुश्किल हो रही है। बट आपने मैनेज करनी है इकॉनमी को। आपने, मेरा सबसे पहले कुछ टफ डिसीशंस लेने, आपने जो एलीट कैप्चर हुआ हुआ इस मुल्क में, जो लोग रेंट सीकिंग करने हैं, आपने उनको बिठालना और उनसे ये कहना है कि देखो पाकिस्तान चलना है, आगे नहीं चलना है। अगर चलना है तो बैकअप करो, इन द सेंस आप खर्चे अपने कम करें, सही जगह इन्वेस्ट करें। ये जो PSDP आपने पता नहीं किस किस चीज़ पे लगाया, आप इसको कम करें, इसका थ्रो फॉरवर्ड कम करें, कुछ पैसे यहाँ से बचाएं, कुछ गवर्नमेंट को अपनी छोटी करें, मैनेजेबल करें, लोगों को जैसे कहना चाहिए आराम से करें। प्रोविंसेस को कहें कि आप अपना टैक्सेशन मेजर्स लें, आपको हमने ज़्यादा दिए हुए, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी चलाएँ। आपने प्रोविंसेस को भी जैसे कहना चाहिए ना, एक कंपेटिटर बना लिया है अपना, बजाय इसके के साथ मिलके उनसे कहें तुम डेवलपमेंट चलाओ अपने अपने सूबों में, तुम्हें हमने वसाइल देने हैं, तुम मुल्क को आगे लेके चलो। आप उल्टा उनसे कंपटीशन में लगे हुए हैं, हर चीज़ पे लगे हुए हैं, तो आप उनको आगे बढ़ने दें। अब हमें अलग तरीके से पाकिस्तान को चलाना है, एक सॉलिड फेडरेशन बनाना है। ये चैलेंजिंग टाइम है, इस पर या तो आप खड़े हो जाएंगे इसी तरह के बोल्ड स्टेप्स लेके, या आप डूब जाएंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरू की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।